तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी गुरुकुल एकेडमी की एक और नई वीडियो में। तो कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखे होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें, और यदि आपने इसको सब्सक्राइब किया है तो आप इसको लाइक और शेयर जरूर करें। तो आज मैं उपस्थित हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला सवाल कह रहा है कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। मीनाक्षी को अपने किए की, और आपको बीच में रिक्त स्थान दिख रहा है मिलेगी, तो आपको ये बताना है कि इस रिक्त स्थान में इन विकल्पों में से कौन सा उचित विकल्प है जिस जो रिक्त स्थान में रिक्त स्थान की पूर्ति करता है। पहला कह रहा है कुल्हाड़ी, दूसरा कह रहा है सजा, तीसरा कह रहा है गुड़िया और चौथा कह रहा है पुरस्कार। तो मीनाक्षी को अपने किए की कुल्हाड़ी मिलेगी, सजा मिलेगी, गुड़िया मिलेगी या पुरस्कार मिलेगी। तो बच्चों, मीनाक्षी को अपने किए की क्या मिलेगी? तो अपने किए की मिलेगी सजा। इसका मतलब कि विकल्प नंबर दूसरा जो है वो सही हो जाएगा पहले का। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर दूसरे की। सवाल नंबर दूसरे में कह रहे हैं कि निम्न वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द का सही विकल्प का चुनाव करना है। नीचे एक वाक्यांश दिया हुआ है, लिखा है जिसकी कोई सीमा ना हो। इसको हम एक शब्द में क्या कह सकते हैं? सीमांत, सीमित, असीम या ससीम। तो आपको ये बताना है कि जिसकी कोई सीमा ना हो उसको क्या कहा जा सकता है? सीमांत कहा जा सकता है, सीमित कहा जा सकता है, ससीम कहा जा सकता है या असीम कहा जा सकता है। तो बच्चों, जिसकी कोई सीमा नहीं है उसको असीम कहा जा सकता है, अर्थात विकल्प नंबर तीसरा जो है सही हो जाएगा। सीमांत का मतलब जिसका सीमा का अंत, सीमित का मतलब जो सीमित हो। तो विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तीसरा सही हो जाएगा, दूसरे का। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर तीसरे की। सवाल नंबर तीसरे में कह रहा है कि शालीन व्यक्ति का समाज में हमेशा सम्मान होता है और रिक्त स्थान है का अपमान। तो शालीन के विलोम शब्द के उपरोक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो आपको सीधे सीधे शब्दों में ये बताना है कि शालीन जो शब्द है इसका विलोम क्या होगा जो इस रिक्त स्थान की पूर्ति को करेगा। धृष्ट होगा, सुकुमार होगा, सौम्य होगा या वृद्ध होगा। तो आपको ये बताना है कि शालीन शब्द का विलोम क्या होता है। तो बच्चों, शालीन शब्द का विलोम जो है वो धृष्ट होता है। विकल्प नंबर पहला जो है वो सही हो जाएगा, तीसरे का। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर चौथे की। कह रहे निम्न में से किस वाक्य में सुकुमार के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है? तो एक शब्द लिखा है सुकुमार, आपको ये बताना है कि इसका पर्यायवाची क्या होगा और वह किस वाक्य में उसका सही प्रयोग हुआ है। ए कह रहा है कि रमेश बहुत भोला है, तो इसमें नहीं है। यौवन चिरकाल नहीं रहता, इसमें भी नहीं है। वह छोटा बालक है, इसमें भी नहीं है। पुष्प अत्यंत कोमल है। तो आपका विकल्प नंबर चौथा जो है वो सही हो जाएगा। क्यों सही होगा? क्योंकि इसमें जो सवाल सुकुमार पूछा है इसका पर्यायवाची, तो उसका हो जाएगा कोमल, अर्थात विकल्प नंबर चौथा जो है इसमें सही हो जाएगा, चौथे का चौथा। चलिए सवाल नंबर 5 में कह रहा है कि नेहा के आंखों से आंसू टपक पड़ा, इस वाक्य में किस भाग में त्रुटि है? तो इस वाक्य के किस भाग में त्रुटि है आपको ये बताना है। आंखों से नेहा की टपक पड़ा आंसू। अब आपको ये बताना है कि इसमें त्रुटि कहाँ है। नेहा की आंखों से आंसू टपक पड़ा, तो आपको बताना है कि शुद्ध अशुद्ध जो है इसमें किस भाग में अशुद्धि है। आंखों से में अशुद्धि है, नेहा की अशुद्धि है, टपक पड़ा अशुद्धि है या आंसू अशुद्धि है। तो बच्चों, जो इसमें अशुद्धि है वो टपक पड़ा अशुद्धि है, टपक पड़ा नहीं होगा। नेहा की आंखों से आंसू टपक रहा है, ना कि टपक पड़ा। तो विकल्प नंबर तीसरा जो है पांचवें का सही हो जाएगा, ये अशुद्ध था इसमें। चलिए तो बात करते हैं सवाल नंबर छठवें की। सवाल नंबर छठवें में क्या कह रहा है? कर्म करो फल की चेष्टा मत करो, इस वाक्य में चेष्टा के बदले कौन सा पद उचित होगा? तो आपको ये बताना है कि चेष्टा के बदले कौन सा पद उचित रखा जा सकता है। प्रयास, प्राप्त, हासिल या आशा। तो आपको चेष्टा के बदले कौन सा पद उचित होगा ये पूछ रहा है, आपको बताना है। तो बच्चों, चेष्टा के बदले क्या रखा जा सकता है? आशा रखा जा सकता है। कर्म करो फल की चेष्टा मत करो मतलब फल की आशा मत करो। तो विकल्प नंबर छठवें का चौथा जो है वो सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर सातवें की। सवाल नंबर सातवें में कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य जो है क्रिया विशेषण से संबंध रखता है।
तो आपको ये बताना है कि कौन सा वाक्य जो है वो क्रिया विशेषण से संबंध रखता है। क्रिया विशेषण का मतलब होता है कि जो क्रिया की विशेषता बताता है। जंग पहला क्या कह रहा है? शेर जंगल में रहता है, इसमें नहीं है। महिमा सो रही है, यहाँ भी जो है क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। रमण रो रहा है, यहाँ भी नहीं हुआ है। रमेश अच्छा खेल रहा है, तो यहाँ जो है क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। अब वो कैसे हुआ है ये देखिए। रमेश खेल रहा है, उसके आगे अच्छा शब्द का प्रयोग हुआ है और अच्छा जो है वो क्या है? विशेषण है। इसलिए जो है विकल्प नंबर कौन सा? डी चौथा सही हो जाएगा 7वें का। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 8वें का। रिक्त स्थान है, आगे लिखा है का जोर लगाना, इस मुहावरे को पूरा करना है। रिक्त स्थान है, आगे लिखा है का जोर लगाना, इस मुहावरे को आपको पूरा करना है। तो आमने सामने का जोर लगाना, जोर का जोर लगाना, एड़ी चोटी का जोर लगाना या पहाड़ चोटी का जोर लगाना। तो आपको ये बताना है कि इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प जो है इस मुहावरे को पूरा करता है। तो बच्चों इस विकल्प को जो यह उस मुहावरे को विकल्प नंबर तीसरा जो है वो पूरा करेगा। एड़ी चोटी का जोर लगाना ये एक मुहावरा है। तो विकल्प नंबर कौन सा सही होगा? तीसरा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8वें का उत्तर कौन सा सही होगा? तीसरा हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 9वें की। करेक्ट निम्नलिखित में से किस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया है? आपको प्रेरणार्थक क्रिया बतानी है कि किस वाक्य में इसका प्रयोग किया गया है। प्रेरणार्थक क्रिया का मतलब होता है कि जब कर्ता अपना काम किसी से करवाता है, उसे ही हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। तो धर्म पहला कह रहा है कि धर्मेंद्र पढ़कर सो गया, तो पढ़कर सो गया यहाँ पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है। सीता राधा से पत्र पढ़वाती है, सोहन ने खाना बना लिया, मुझे पढ़ने दो। अब आपको इसमें प्रेरणार्थक क्रिया का चयन करना है। तो यह जो है आपको विकल्प नंबर दूसरे में मिलेगा, अर्थात सीता राधा से पत्र लिखवाती है, मतलब सीता यहाँ करता है और राधा से पत्र लिखवाने का काम कर रही है। इसका मतलब कि काम स्वयं नहीं करके बल्कि किसी और से करवा रही है। तो विकल्प नंबर दूसरा जो है वो सही हो जाएगा 9वें का। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 10वें में। कह रहे कि निम्नलिखित नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए उचित शब्द दिए गए विकल्प में से चुनना है। तो क्या कह रहा है? कह रहा है जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो। आपको ये बताना है कि जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा नहीं हो उसको हम क्या कह सकते हैं? अगोचर, अज्ञात, अचिंत्य और अग्रसूची। तो आपको ये बताना है कि जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा नहीं होता है उसको क्या कहा जा सकता है? अगोचर कहा जा सकता है, अज्ञात कहा जाता है, अचिंत्य कहा जाता है या अग्रसूची कहा जा सकता है। तो बच्चों जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा नहीं होता है उसको हम क्या कहते हैं? अगोचर कहते हैं। क्या कहेंगे? अगोचर कहेंगे। अज्ञात मतलब जो ज्ञात नहीं हो। अचिंत्य का मतलब अज्ञेय होता है, जिसको जाना ना जा सके। अग्रसूची का मतलब कि जो आगे की सोचता है। तो 10वें का विकल्प पहला जो है वो सही हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 11। कह रहा है सागर की तरफ बड़ा होने का कोई महत्व नहीं है अगर किसी की प्यास न बुझा सके। इस वाक्य में सागर शब्द का प्रवाची शब्द नहीं है। तो आपको नीचे जो 4 विकल्प दिए हैं इसमें यह बताना है कि सागर का प्रवाची इसमें से कौन नहीं है। ए कह रहा उदधि, बी कह रहा वारिद, सी कह रहा जगधि और डी कह रहा जलधि। आपको ये बताना है कि कौन सा जो है सागर शब्द का प्रवाची इसमें नहीं है। उदधि नहीं है, वारिधि नहीं है, जगधि नहीं है या जलधि नहीं है। तो बच्चों इसमें विकल्प नंबर तीसरा जगधि जो है ये सागर का प्रवाची नहीं है, जबकि उदधि, वारिधि और जलधि ये सभी सागर के क्या है? पर्यायवाची है। तो 11 का विकल्प नंबर तीसरा सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 12 की। सवाल नंबर 12 में क्या कह रहा है? देखिए कह रहा है कि पुंडरीक और चंपा के पुष्प बहुत सुंदर होते हैं, उपरोक्त वाक्य में प्रयुक्त पुंडरीक शब्द का प्रवाची क्या होगा? तो आपको पुंडरीक का क्या बताना है? प्रवाची बताना है। पहला कह रहा है बेला, कमल, जूही या गुलाब। आपको इनमें से बताना है कि पुंडरीक का प्रवाची शब्द क्या होता है। बेला होगा, कमल होगा, जूही या गुलाब कौन होगा? तो बच्चों पुंडरीक का जो प्रवाची होगा वो कमल होगा, अर्थात 12 का विकल्प नंबर दूसरा जो है वो सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 13 की। कह रहा है कि निम्न वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा? तो आपको जो रेखांकित अंश वाला शब्द दिख रहा है इसके जगह पर आप किस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं वो आपको बताना है। मकान गिर जाने का संदेह है। तो पहला कह रहा है संदेह, दूसरा इच्छा, तीसरा डर और चौथा उम्मीद। अब आपको बताना है कि इनमें से संदेश, इच्छा, डर और उम्मीद इन विकल्पों में से संदेह के स्थान पर कौन सा शब्द आप चयन कर सकते हैं। तो मकान गिर जाने का संदेह है, तो संदेह नहीं होता है बल्कि मकान गिर जाने का डर होता है,
अर्थात विकल्प नंबर तीसरा जो है वो सही हो जाएगा। तो 13 का 3 जो है वो सही हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 14 कह रहा है कि रमेश के घर के पास एक आपको रिक्त स्थान मिलेगा है जिसमें से वह पानी भरता है। इस वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति शुद्ध शब्द द्वारा कीजिए। तो आपको शुद्ध शब्द द्वारा इसकी पूर्ति करनी है। अब शब्द क्या है, सब जगह कुआं ही लिखा है, कुआं, कुओं, कुआ और कुआं। अब आपको बताना है कि कौन सा शुद्ध शब्द जो होगा वो वहां पर रिक्त स्थान पर की पूर्ति को करेगा। तो बच्चों इसमें करेगा कुआं, अर्थात विकल्प नंबर पहला जो है इस रिक्त स्थान की पूर्ति करेगा। रमेश के घर के पास एक कुआं है जिसमें से वह पानी भरता है। अब ये सेंटेंस बन जाएगा। तो 14 का विकल्प नंबर पहला जो है वो सही हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 15 में देख रहे हैं, निम्नलिखित विकल्प में से खेत की मूली मुहावरे का अर्थ क्या है। आपको ये बताना है कि खेत की मूली इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। पहला कह रहा है नगण्य व्यक्ति, दूसरा कह रहा है महामानवतावादी होना, तीसरा कह रहा है गणमान्य व्यक्ति और चौथा कह रहा है शक्तिशाली व्यक्ति। तो आपको ये बताना है कि खेत की मूली मुहावरे का अर्थ क्या होता है। चार विकल्प हैं, नगण्य व्यक्ति, महामानवतावादी होना, गणमान्य व्यक्ति और शक्तिशाली व्यक्ति। तो बच्चों खेत की मूली का मतलब होता है नगण्य व्यक्ति। विकल्प नंबर पहला जो है वो 15 का सही हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं हम लोग सवाल नंबर 16। करेक्ट, निम्न वाक्यांश के एक शब्द का एक शब्द क्या होगा। निम्न वाक्यांश के एक शब्द क्या होगा, अर्थात नीचे जो आपको एक वाक्यांश लिखा है उसके लिए एक शब्द आप क्या प्रयोग कर सकते हैं। विष्णु का उपासक, इसको हम क्या कहेंगे, बांधव, वैष्णव, शौष्ठ और शैव। आपको ये बताना है कि विष्णु का जो उपासक होता है उसको क्या कहा जाता है। अर्थात ये एक वाक्यांश दिया है और इसके लिए एक शब्द का क्या करना है, चयन करना है। तो विष्णु के उपासक को वैष्णव कहा जाता है। विकल्प नंबर दूसरा जो है वो आपका 16 का सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 17 की। करेक्ट, निम्नलिखित में से क्या शादी का समानार्थी नहीं है। आपको शादी का समानार्थी जो नहीं है उसका चयन करना है। पहला कह रहा है पाणी ग्रहण, दूसरा परिणय, तीसरा विवाह और चौथा ग्रहण। आपको ये बताना है कि कौन सा शब्द जो है वो शादी का समानार्थी आपको नहीं लगता है, उसी का चयन करना है। तो बच्चों शादी का समानार्थी परिग्रहण भी है, परिणय भी है, विवाह भी है, लेकिन ग्रहण जो है वो नहीं है। तो विकल्प नंबर चौथा जो है वो सही हो जाएगा 17 का। चलिए 18 में कह रहा है कि रेखांकित शब्द का उचित विलोम चुनिए। संपन्न व्यक्ति किसी की व्यथा नहीं जान सकता। तो एक शब्द लिखा है इसमें संपन्न जो रेखांकित किया गया है और आपको इसका विलोम बताना है। तो संपन्न का विलोम क्या होगा। पहला कह रहा है आसन्न, दूसरा निष्पन्न, तीसरा विष्णु और चौथा कह रहा है विपन्न। आपको ये बताना है कि संपन्न का विलोम शब्द जो है वो क्या होगा, आसन्न होगा, निष्पन्न होगा, विष्णु होगा या विष्पन्न होगा, विपन्न होगा। तो बच्चों संपन्न का विलोम जो है वो विपन्न हो जाएगा। आप दरिद्र भी कह सकते हैं, गरीब भी कह सकते हैं। तो विकल्प नंबर 4 सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 19 की। करेक्ट, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। आपको ये बताना है कि नीचे लिखे गए चार विकल्पों में से किसकी वर्तनी जो है वो शुद्ध है। अतिरिक्त की, मीमांसा की, झुर्रियां की या प्रश्नोत्तर की। तो आपको ये बताना है कि किसकी वर्तनी जो है इसमें शुद्ध है, अतिरिक्त की, मीमांसा, झुर्रियां या प्रश्नोत्तर की। तो बच्चों इसमें जो वर्तनी शुद्ध है वो झुर्रियां सही है, बाकी सभी गलत लिखा हुआ है। अब गलत कैसे लिखा है, अतिरिक्त लिखा है ना, तो इसमें अति ऐसे लिखा जाएगा, अतिरिक्त ऐसे। अति में मात्रा छोटी की होगी, बड़ी की नहीं होगी, इसलिए गलत हो गया। मीमांसा में बड़ी होता है ना, मीमांसा ऐसे लिखा जाता है, ये भी गलत हो गया। प्रश्नोत्तर कैसे लिखते हैं, प्रश्नो और ये दो त होगा, एक आधा त और एक पूरा त, इसलिए ये भी गलत हो गया। सही क्या होगा, झुर्रियां। तो विकल्प नंबर तीसरा जो है 19 का सही हो जाएगा। और बच्चों आज का अंतिम सवाल, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो 20वां आपको ये बताना है कि इसमें से शुद्ध शब्द कौन सा है। अध्येता, अधिएता, अध्यात या अधेयता। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा शब्द जो है वो शुद्ध लिखा हुआ है। तो बच्चों 20वें का पहला शब्द जो है वो शुद्ध लिखा हुआ है, अध्येता। मतलब अध्येता जो है ये शुद्ध लिखा है, बाकी सभी के सभी जो है वो क्या है, अशुद्ध है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और